चिराग पासवान भी इसमें फंसे कि जिन भी सीटों पर वो लड़े थे ज्यादातर सीटें तो जदयू की थी। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि पिछली बार हम 35 सीट मांग रहे थे, जिस तरीके से बाहर जाकर एनडीए को डैमेज किया, उसमें एनडीए से बाहर जरूर हो गए थे, लेकिन उनका प्रदर्शन इतना ही था कि 140 के आसपास सीटों को लड़कर एक सीट मात्र जीती थी उन्होंने। जो विधानसभा चुनाव है उसमें बहुत बढ़िया प्रदर्शन कभी नहीं कर पाती थी। नमस्कार दर्शकों, ये आपका पंचनामा ही है और आज खबरों की चीरफाड़ अकेले ही होगी। देखिए, ये तो आपको अच्छे से पता है कि चिराग पासवान की पार्टी ने हाल में ही एक बड़ी रैली की थी शाहबाद में। उस रैली के दौरान आपने सुना भी था, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नारे लग रहे थे। उनकी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में भी जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उसमें साफ तौर पर चिराग पासवान को बिहार की किसी सीट से चुनाव लड़ने की बात भी कही गई थी। कई सीटों को फाइनल भी किया गया, चंपारण से लेकर जमुई तक और हाजीपुर से लेकर पूर्णिया तक लगभग कई सीटें। अगर हम बात करें तो 1 दर्जन से अधिक सीटों पर उनके कार्यकर्ता ये मानकर चल रहे हैं कि चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान वास्तविक तौर पर क्या करेंगे? देखिए, चिराग पासवान के पास तो ऑप्शंस भरे हुए हैं। पार्टी के उस जिस दिन वो हुआ था रैली शाहबाद में, उस दिन भी उन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 243 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसके अंडरलाइनिंग भी है, उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि 243 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार 2020 में भी उन्होंने गलती नहीं की थी। तो आखिर अब क्यों करेंगे? दरअसल वो 243 सीटों पर पूरे गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। और चिराग पासवान को अगर आप ये सोच के कह रहे हैं कि भाई चिराग पासवान सब सीट पे मजबूत करने वाले कौन होते हैं, अपनी पार्टी देख लें, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको बैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने क्या किया था। कायदे से लोजपा पार्टी जो रही है, अब तो 2 भाग हो गई है, लेकिन लोजपा ट्रेडिशनली जो विधानसभा चुनाव है उसमें बहुत बढ़िया प्रदर्शन कभी नहीं कर पाती थी। हाल में भी हमने देखा कि जो 2020 का प्रदर्शन चुनाव का था उसमें एनडीए से बाहर जरूर हो गए थे, लेकिन उनका प्रदर्शन इतना ही था कि 140 के आसपास सीटों को लड़कर एक सीट मात्र जीती थी उन्होंने। लेकिन अगर चिराग पासवान प्रभावी नहीं होते तो आज ये चर्चा मैं आपके सामने नहीं कर रहा होता। चिराग पासवान उस चुनाव में भले ही एक सीट जीते, लेकिन उन्होंने ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड, चिराग पासवान ने जदयू को 43 सीटों पर डैमेज किया। 42 से अधिक सीटें महागठबंधन जीत पाई चिराग पासवान के बागी होने की वजह से, बाहर जाकर लड़ने की वजह से, गठबंधन से अलग होने की वजह से। ये लेवरेज चिराग पासवान के बाहर जाने का इस बार नहीं मिलने वाला है। कम से कम अभी तक तो ऐसी संभावना नहीं बन रही है। तो ये जो बेनिफिट पिछली बार तेजस्वी यादव को और महागठबंधन को मिला था, वो तो इस बार मिलता नजर नहीं आ रहा है। शायद इसीलिए चिराग पासवान नेगोशिएशन में अपने लिए ज्यादा डिमांड रख रहे हैं। इस बार तो साबित भी करके रखा हुआ है। देखिए, चिराग ने 2 बातें बड़ी साबित कर दी हैं। एक कि उन्हें 5 सीटें लोकसभा में मिली और 5 की 5 वो जीत गए 100% स्ट्राइक रेट के साथ। अच्छा परफॉर्मेंस, हर जगह जीत का मार्जिन बहुत बड़ा था। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि चिराग पासवान ये तो साबित कर दिए कि उनके पास वोट बैंक है। वो जिस गठबंधन में रहेंगे वहां पे प्रदर्शन बेहतर वो करके लाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि भाई आपने तो कहा कि विधानसभा में बहुत बढ़िया उनको प्रदर्शन रही नहीं रहा, लेकिन लोजपा हमेशा से लोकसभा में अच्छा करती रही है। मौसम वैज्ञानिक के पुत्र भी रहे हैं वो, रामविलास पासवान का भी प्रदर्शन बढ़िया था। तो चिराग ने बेहतर क्या कर दिया? देखिए, चिराग ने डूबी हुई पार्टी को, टूटी हुई पार्टी को जीरो से उठाया और जो वहां से यहां तक वो पहुंचे हैं, ये इस बात का इशारा है कि चिराग पासवान ने जो मेहनत की उसका रिजल्ट उनको मिला। लेकिन फिर विधानसभा की बात हम कर रहे हैं, विधानसभाओं में क्या होगा? देखिए, विधानसभा में चिराग पासवान को रिजल्ट तो अच्छा नहीं मिला है, लेकिन लोकसभा के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, अच्छा प्रदर्शन को, और उससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में
जिस तरीके से बाहर जाकर एनडीए को डैमेज किया 42-40 सीटों पर, ये कहीं ना कहीं इस बात को चिक चिक कर कह रहा है कि एनडीए कैन नॉट एंड विल नॉट अफोर्ड टू लूज चिराग पासवान दिस टाइम। अब की बार नहीं छोड़ पाएंगे। छोड़ने का मतलब क्या होगा वो पिछले चुनाव में देखा था आपने। सरकार तो बन गई थी लेकिन नीतीश कुमार टिके नहीं। नीतीश कुमार ने कहा कि चिराग पासवान ने डैमेज कर दिया, भाजपा ने करवा दिया और भाग गए छोड़कर। नीतीश इस बार सरकार बना भी लेंगे बिना चिराग के, इसकी संभावनाएं कम से कम जो विश्लेषण हो रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं, चाहे कोई सर्वे उठा लीजिए, उस सर्वे के आधार पर, विभिन्न सर्वे के आधार पर चिराग पासवान बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं एनडीए के थिंक टैंक के लिए और स्कीम ऑफ थिंग्स के लिए। तो आखिर फिर सवाल वही खड़ा होता है कि चिराग पासवान की डिमांड्स क्या हैं? जब बागी होंगे ही नहीं तो आप विश्लेषण कर क्यों रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान बागी नहीं होंगे इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। ये इसलिए क्योंकि उनके जो मंसूबे हैं वो फिलहाल एनडीए में अपने लिए एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी और अपने हिस्से की सीटों को लेने का है। कायदे से चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि पिछली बार हम 35 सीट मांग रहे थे, आपने नहीं दिया, हम बागी हो गए। हमने इस बार 5 विधानसभाओं पर चुनाव, 5 लोकसभा में चुनाव लड़ा, हमने 5 का 5 जो जीता, तो उस समीकरण के आधार पर भी 5 into 6 होता है, यानी 30 सीटें तो बिल्कुल हमें मिलनी चाहिए और हम 35 मांग रहे हैं आपसे। तो चिराग पासवान इसी साइलेंट डर को बार बार जीवित कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से जदयू और भाजपा के बने बनाए समीकरण को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, कायदे से जदयू और भाजपा 102 या 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, ये लगभग समीकरण तय हो गया है। अब उसके बाद जो 40 सीटें छूट जा रही हैं, इसमें 35 यदि दे दिया जाएगा चिराग पासवान को, तो बची हुई जो माफ कीजिएगा जो 43 सीटें बचती हैं, इसमें से 35 सीटें अगर दे दी जाएंगी तो इतनी सीटें नहीं बचती हैं जिसमें कहीं उपेंद्र कुशवाहा को, मांझी को एडजस्ट किया जा सके। और चिराग पासवान की पार्टी तो अब 60-70 सीटों की डिमांड भी करने लगी है। 60 सीटों की डिमांड उनके जो प्रवक्ता हैं, पार्टी के विभिन्न नेता हैं, यहां तक कि राजू तिवारी जी ने भी एक बार बयान दिया था। तो आखिर होगा क्या? देखिए, चिराग पासवान केवल सीटों के लिए ही नहीं अड़ रहे हैं, 2 जगह वो पेच और फंसा रहे हैं। एक, वो पेच फंसा रहे हैं इस बात पर कि उन्हें चॉइस की सीटें चाहिए, वो सीटें जिन पर चिराग पासवान का प्रदर्शन पिछली बार बहुत बेहतर था, ज्यादा वोट्स लेकर आए थे। और इसमें मजेदार जो पेच फंसता है वो ये है कि जिन भी सीटों पर वो लड़े थे, ज्यादातर सीटें तो जदयू की थी, तो जदयू की सीटें ही डिमांड कर रहे हैं ज्यादातर। यहाँ पे जदयू को लग रहा है कि उसके पीठ पर छुरा चल रहा है, उसे लगता है कि अब तो चुनाव होने से पहले ही चिराग हमको डैमेज कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के जितने भी दूत हैं वो चिराग पासवान से फिलहाल नेगोशिएट करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जेपी नड्डा और चिराग की मुलाकात के दौरान भाजपा से जो सीटें उनको लेनी थी वो तो लगभग उन्होंने बता दिया, और भाजपा पिछली बार की तरह इस बार भी मान जाएगी, इसकी संभावनाएं है। नीतीश कुमार मानेंगे तो ये सारा व्यवस्था नीतीश कुमार के लिए तो किया जा रहा है। नहीं मानेंगे नीतीश कुमार तो नहीं मानेंगे तो विकल्प खुले हैं, विकल्प बिहार में खुले हैं। आप कहिए है कि अब तो चिराग पासवान तेजस्वी के साथ जाएंगे नहीं, ये तो आप भी कहते हैं, लेकिन मेरे कह देने को अंतिम लकीर मत मानिए। चिराग पासवान कहीं उठकर चले गए और तेजस्वी यादव के जो नौनिहाल पुत्र है उसको अगर बधाई देने पहुंच गए उसके लिए तो उनके घर, तब क्या होगा? चिराग पासवान यदि सारा कुछ छोड़कर, प्रशांत किशोर जो कि एकदम इंतजार में बैठे हुए हैं कि अगर चिराग आएंगे तो गठबंधन कर लिया जाएगा। प्रशांत किशोर भी गठबंधनों की राजनीति को समझते हैं, वो इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि अकेले इस समर में कूद जाए। 243 सीट का दावा वो भरसक करते हैं, उसका कारण भी है, वो ये एहसास करना चाहते हैं कि वो कमजोर नहीं है, लेकिन डीप डाउन इवन ही नोज कि बिहार की राजनीति में जब चुनाव आता है तो 2 तरफा पोलराइजेशन होता है। ये तो उपचुनाव में भी देख लिया उन्होंने, और बाकी चुनाव का तो उनको बड़ा अनुभव है। तो प्रशांत किशोर ऐसी गलती तो करेंगे नहीं, आंख मूंद कर तलवारबाजी तो करेंगे नहीं। इसीलिए वो भी इंतजार में है कि कांग्रेस इस तरह से अग्रेसिव है, कांग्रेस जो तेवर दिखा रही है बार बार राजद को, वहां भी पटरी बैठती नजर नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर इंतजार में हो कि दिन की चिराग और जो कांग्रेस है दोनों में से जो गरीब बड़की हाथ लग जाए उसी साथ गठबंधन कर लेंगे, इसकी भी संभावना है। और
चिराग पासवान ने यदि प्रशांत किशोर के अप्रोच को पूरे बिहार में एकमात्र नेता जिसकी थोड़ी बड़ाई चिराग पासवान ने अगर कर दी है तो उसका मुख्य कारण वही है, संभावनाएं प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान खुला रखना चाहते हैं। पिछली बार जो गलती की थी कि अकेले चुनाव लड़ गए थे, इस बार प्रशांत के साथ मिलकर लड़ जाएंगे और हो सकता है कि प्रशांत किशोर को यही प्राणवायु, यही एक ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता हो जो उन्हें बिहार की राजनीति में पूरी तरह से प्रासंगिक कर देगी। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान की तरह प्रशांत किशोर भी अब बहुत फेमस हो चुके हैं। बिहार में उनकी पॉपुलैरिटी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है। लगातार उनके कार्यक्रमों में जो भीड़ आ रही है, ये चीख चीख कर कह रही है कि नमन मिश्रा जी, आप भी प्रशांत किशोर को अब सीरियस लेना शुरू कर दीजिए। हम भी लेंगे, हम भी सीरियस लेंगे, हम इंटरव्यू भी लेंगे, मौका मिले तो सब कुछ करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हौले हौले इंतजार करके आने तो दीजिए। अभी तो आए हैं, अभी तो मंसूबे धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। इक्का दुक्का ऐसी सफल सभाओं से प्रशांत किशोर की भविष्य की राजनीति तय नहीं हो सकती है। हाँ, लेकिन दिस इज अ गुड हैबिट। अगर प्रशांत किशोर लोगों के बीच जा रहे हैं, पटना ना बुला के पटना को लेके जा रहे हैं लोगों तक, तो ये अच्छी बात है। इससे जनता के बीच में प्रशांत किशोर की एक बढ़िया छवि बनेगी। यही करके चिराग पासवान ने अपने जो स्टेट वोट बैंक है, कितना बड़ा वोट बैंक दलित होगा, नहीं बहुत बड़ा, उसको बढ़ा लिया। आज पूरे प्रदेश में नीतीश कुमार को नापसंद करने वाले लोग चिराग को पसंद करते हैं, भाजपा को नापसंद करने वाले लोग चिराग पासवान को पसंद करते हैं, तेजस्वी को नापसंद करने वाले लोग चिराग को पसंद करते हैं। और जिस गठबंधन में चिराग रहेंगे उस गठबंधन में तो पसंद कीजिए ना नापसंद कीजिए, मजबूरी है आपको वोट देना। तो ये जो है ना, ये गेम चिराग पासवान ने समझ लिया है। इसीलिए कहीं ना कहीं उनका जो दावा है इस बार सीटों का वो अत्यधिक है। अब फिर सवाल वही खड़ा होता है कि दबाव डालना, प्रशांत के साथ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, क्या चिराग मंत्रालय छोड़कर ये सब रिस्क लेंगे? और अब तो खबर ये भी आ रही है कि चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ने की जो पूरी प्रक्रिया थी, पूरा जो मामला था, इसको ठंडा दिया गया है। हाल ही में आपने देखा कि बिहार में खूब चर्चा हुई, तेजस्वी यादव और जनसुराज दोनों ने इस बात की चर्चा की कि भाई बिहार में एक दामाद आयोग बन गया है, जीजा आयोग बन गया है, पाहुन आयोग, इसकी भी चर्चा खूब सुनी। सभी पार्टियों के जो नेता हैं उनके जो दामाद हैं भाई अब पार्टी में जुड़े हुए हैं, बना दिया गया, अलग अलग आयोगों में जगह दे दिया गया। इसको बहुत बड़ा मुद्दा सही में बनाया गया और अशोक चौधरी ने कैसा बयान दे दिया, जिस बयान की वजह से, हालांकि ये तो सभी जानते हैं कि क्या अंडरस्टैंडिंग किस आधार पर सायन कुणाल की जगह बनी है इस आयोग में। इस आयोग से और बिहार के जितने भी मंदिर मठ मस्जिद है, मठ मंदिर है, उनसे क्या कनेक्शन था, सनातन और राजसे से क्या कनेक्शन था सायन कुणाल के जो पिताजी थे आचार्य कुणाल का, इस सबको पता है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा बयान, और बयान में थोड़ा सा जो होता है कि इस तरफ चले आने की वजह से, आरएसएस वाले कोटे वाली बात कर देने की वजह से ये पूरा विवाद बढ़ गया। लेकिन अंततः सार्वजनिक करने के बाद जब सायन कुणाल के शादी की तस्वीरें सामने होने लगी, वीडियो सार्वजनिक हुआ, तो पता चला कि भाई मोहन भागवत आके आशीर्वाद देता रहे। अब देखिए वीडियो मैं दिखा देता हूं, अब मोहन भागवत ही आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अब आरएसएस कोटा है नहीं तो कौन सा कोटा है? बहुत सारे लोग इसमें भी विवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि उनके पिता ने जो कार्य किए हैं उस दौरान सायन भी लगातार उनके साथ मौजूद थे। इस वजह से सायन वहां पर जगह डिजर्व करते हैं, इसमें बहुत कोई खेल हुआ नहीं है। हाँ, बाकी आप मुद्दों पर सवाल उठा सकते हैं, बाकी मुद्दों पर आप विवाद क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हाँ अब बात है कि भाई इतना सारा विवाद हो गया, चिराग पासवान भी इसमें फंसे, कुछ बोला नहीं, धीरे से चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ेंगे, ये मुद्दा भी धीरे से गौन हो गया इसी बीच में। और अब तो खबर आ रही है कि भाजपा ने बात की है, भाजपा के बातचीत के बाद चिराग पासवान ने थोड़ा सा ठंडा जो अप्रोच है वो अख्तियार किया। तो ये चर्चा है, लेकिन इस चर्चा से इतर एक और बड़ा खर्चा है। क्या है? 29 तारीख को फिर राजगीर में बड़ा कार्यक्रम, बड़ी रैली की जाएगी लोजपा रामविलास के द्वारा। इसके लिए चिराग पासवान के जो जीजा हैं, अरुण भारती जो एमपी हैं,
जमुई के, वो लगातार बैठक कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, रेकी की जा रही है, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जा रहा है, भीड़ एकदम कम नहीं होना चाहिए, एकदम पाँव रखने का जगह नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन कम हो जाए तो सिलेंडर मिल जाएगा, भीड़ की चिंता नहीं करना, ऑक्सीजन चिंता नहीं करनी है, पहुंच जाना है एकदम। और यही गया जी में बगले में आरएलएसपी भी कितना कार्यक्रम करेगी, आरएलएसपी कितना शक्ति दिखाएगी। अब तो आरएलएसपी को ये खबर मिल चुकी है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उपेंद्र जी का लॉटरी लगेगा, तो एक साथ दोनों का कार्यक्रम भी कर दिया गया है। खैर लोजपा की बात मैं कर रहा हूं, यहाँ आरएलएसपी में बोल रहा हूँ, आरएलएम की बात नहीं होगी, आरएलएसपी मेरे मुंह से निकल जाता है, इतना पटिए मैंने इधर से उधर कर दिए हैं कि अब पता ही नहीं चलता है। बीच में आरएलजेडी भी आया था, अब आरएलएम हो गया। खैर बात चिराग पासवान की, चिराग पासवान की इस रैली का फिर जो एजेंडा है लगभग कमोबेश वही है। चिराग पासवान फिर वहां से बिहार में चुनाव लड़ने की बात जरूर करेंगे, फिर वहां से 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी करेंगे। ये उनके जो जीजा हैं अरुण भारती फेसबुक के माध्यम से लगातार जवाब दे रहे हैं। अभी हाल ही में मांझी जी ने चिराग पासवान के 243 सीटों के बयान पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी थी और किसी ने कह दिया कि भाई उन्हीं की पार्टी के कि कहां अभी खाली है, अभी कोई वैकेंसी नहीं है चिराग पासवान की, चिराग पासवान की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार रहेंगे। ये बात तो चिराग पासवान भी कह रहे हैं, लेकिन चिराग ये थोड़े कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये तो उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। चिराग ये कह रहे हैं कि मैं बिहार में चुनाव लड़ूंगा, और यहीं से सारी बेचैनी शुरू हो जाती है कि कोई व्यक्ति केंद्र का मंत्री होते हुए इस्तीफा देकर बिहार आकर चुनाव लड़ेगा, एमपी होते हुए बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, ये कैसे संभव है? इसका मतलब कि 2 कदम पीछे लिया जा रहा है एक बड़ी छलांग के लिए, और वो छलांग कौन सी हो सकती है? देखिए कागज पे मैं समझाने की आपको साधारण सबसे भाषा में कोशिश करता हूं। चिराग पासवान ने पिछली बार जो डैमेज किया था सीटें वो जान लीजिए। एलजेपी को जो चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशी मिले वो लगभग प्रत्याशी सारे बागी थे एनडीए के, और कुछ उसमें अन्य भी लोग थे। इन प्रत्याशियों में से जब चुनाव लड़ा गया तो जेडीयू की 41 सीटों पर लोजपा के उम्मीदवार की वजह से हार का सामना करना पड़ा था नीतीश कुमार को। और इसे दूसरी भाषा में कहें तो चिराग के इस रवैये की वजह से 42 सीटें जीत गए थे तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लोग। अगर उस बार सर्वे भी हुआ था और ये आंकड़े भी कहते हैं कि अगर केवल चिराग पासवान का वोट एनडीए में जोड़ दिया जाए तो जो एनडीए का टोटल स्कोर था सरकार बनाने के लिए वो लगभग 130 से कुछ कम था, 27-26 यही आसपास में था, 167 हो जाता, मतलब 70 के आसपास, 170 के आसपास ये आंकड़ा हो जाता अगर पिछले चुनाव में चिराग पासवान एनडीए में रहते तो ये रिस्क कैसे लिया जा सकता है? एनडीए रिस्क क्यों लेगी? और जो सीटें डैमेज की गई थी वो सीटें फिर मांग भी रहे हैं। जिन सीटों पर सबसे ज्यादा डैमेज किया था चिराग पासवान ने वो था सूर्यगढ़ा, जहां पे लगभग 10,000 वोट से जदयू हारी थी। यहाँ पर चिराग पासवान के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने 44,000 वोट लाया था। फिर धरैया, यहाँ पर जेडीयू की हार 3,000 वोट से हुई थी, यहाँ एलजेपी को 4,000 वोट आया था। फिर जमालपुर जेडीयू के मंत्री हारे थे, 4,000 वोट से हारे थे, 14,000 वोट इनको आया था चिराग पासवान को। शेखपुरा में जेडीयू 6,000 वोट से हारी थी, एलजेपी को आया था यहाँ पर 14,486 वोट। चेनारी में भी यही हुआ था, 17,000 वोट से हार हुई थी और 17,000 वोट लेकर आए थे लोजपा के लोग। जेडीयू जो हारी थी करगर में वो 3,000 वोट से हारी थी, और यहाँ पर जो एलजेपी का वोट आया था वो 17,000 था। सिरघाटी में 16,400 वोट से हार हुई थी जदयू की, और यहाँ पे 24,000 वोट लेकर आए थे लोजपा के लोग। वही हाल हुआ था अतरी में भी, 4,500 वोट से हार जीत हुई और 25,000 वोट लेकर आए थे। मतलब एक बड़े मार्जिन से चिराग पासवान बिहार के चुनाव में इस बार, पिछली बार मतलब वो वोट्स ला रहे थे। 18,000 एवरेज वोट था उनका। मधुबनी में वीआईपी की हार हुई थी, इसमें 6,000 वोट वीआईपी को आया था, 15,775 वोट लेकर आए थे लोजपा के लोग। इसके अलावा मीनापुर, रघुनाथपुर, बढ़रिया, एकमा, बनियापुर, राजापाकर, महनार, साहेबपुर कमाल, अलौली, खगड़िया, नाथनगर, इस्लामपुर, सुगौली, सुसंड, बाजपट्टी, लोकहा, कदवा, सिंहेश्वर स्थान, सिमरी, बख्तियारपुर, गायघाट, समस्तीपुर, महुआ, मोरवा विधानसभा क्षेत्रों में लोजपा को मिले वोट से जदयू की हार हुई थी।
इतना ही नहीं, मजेदार बात ये था, मैंने तो आपको बताया भी था कि इन्होंने कुछ बीजेपी की सीटों पर भी खेल कर दिया था, और जो बीजेपी की सीटें पर खेल हुआ था उसमें भागलपुर की जो बीजेपी की परंपरागत सीट थी वो भी हार गई। भागलपुर में बीजेपी को कांग्रेस ने मात्र 940 वोट से हराया। यहां एलजेपी को 20,434 वोट आए थे। जीत हार का फासला मात्र 940 था, और वोट जो लेकर आए थे चिराग पासवान वो 20,434 था। इसी तरह से तेजस्वी यादव के राघोपुर जो सीट थी, इस पर भी इनके जो तिरहुत से प्रत्याशी राकेश रोशन लड़े थे, बागी होकर ये लड़े थे वहां से चुनाव, और जो जीत हार का अंतर था बहुत कम था। जितना वोट लेकर आए थे उसी आसपास में तेजस्वी की जीत हुई थी। मैं तेजस्वी का चुनाव भी फंस जाता। और मुझे जो जानकारी है, कंफर्म जानकारी है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ने चिराग पासवान से 2020 के चुनाव में काफी बात की थी। उन्हें बागी होने के बाद भी ये समझाया गया था कि आप ऐसा मत कीजिए, तेजस्वी यादव इस बार चुनाव हार सकते हैं, ये सर्वे में आ रहा है, आप अपने प्रत्याशी को बिठा लीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं बिठाया। तेजस्वी यादव को इसका फायदा हुआ। बाद में दोनों के बीच में थोड़ी मित्रता, भाईचारा भी देखने को मिला था। खबरें ये भी चुनाव के दौरान उड़ रही थी कि जहां चिराग जीत नहीं रहे वहां वो तेजस्वी को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये अलग बात है। अंडरलाइन गठबंधन, अंडर आर्म गठबंधन अलग बात है। चिराग पासवान डायरेक्ट गठबंधन तो फिलहाल तेजस्वी से नहीं करेंगे। ये उन्होंने कई बार खुलकर कहा है कि विचार नहीं मिलता है, बातचीत नहीं मिलता। और पिछले लोकसभा चुनाव में तो दोनों बीच में बहुत ज्यादा मतलब जुबानी हाथापाई हो गई थी, मां बहन तक बात चली गई थी। तो इसको भी चिराग भूलेंगे नहीं इतनी आसानी से। कहने का मतलब ये है कि 170 के आसपास सीटें जो सर्वे इस बार भी आ रहा है, एनडीए जीत सकता है यदि चिराग पासवान साथ रहे तो। अब 170 मतलब कंफर्म टिकट और कंफर्म सरकार। और अगर चिराग पासवान को निकाल देते हैं तो नीतीश कुमार का जो ग्राफ गिरा है, जो लगातार बिहार में कोशिश की जा रही है एनडीए की सरकार बनाने की, उसमें तेजस्वी यादव जो डेंट मार रहे हैं बिहार में, चाहे क्राइम का बुलेटिन हो, नौकरियों की बात हो, डोमिसाइल की बात हो, पुल पुलिया गिरने की बात हो, सड़कों की स्थिति की बात हो, तेजस्वी यादव जरा अम्मा बहन योजना, फ्री पॉलिटिक्स, बिजली और जो अन्य सुविधाएं देने की बात तेजस्वी कर रहे हैं, कहीं ये अगर लह गया, जिसकी संभावना है कि लह सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में कल पोल ट्रैकर के सर्वे में तो 129 तक सीटें आराम से आ रही थी महागठबंधन को, तो फिर उस हिसाब से चिराग पासवान बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी वजह से दर्शकों, आप मानिए न मानिए, आप चिराग पासवान के समर्थक हो, दुश्मन हो, विरोधी हो, स्वजातीय हो या कुजातीय हो, जो हो, इतना जान लीजिए कि बिहार में चिराग पासवान से 36 का जो आंकड़ा है ये करना थोड़ा मुश्किल है इस वक्त वो इंद्र के जो ऐरावत था ना, इंद्र का हाथी, उस पर सवार है। तो जिधर जाएंगे उधर मानसून लेके जाएंगे। और इसीलिए मतलब देखिए, तेजस्वी को अच्छे से पता है कि चिराग पासवान को इस तरफ लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर वो आएंगे तो फिर दोनों में से सीएम कौन बनेगा, इसकी संभावना एक बहुत तगड़ा पेच यहाँ फंस जाता है। नीतीश कुमार को तो एक बार के लिए दे भी दे तेजस्वी यादव अपनी कुर्सी, लेकिन चिराग पासवान को अपनी कुर्सी देने का मतलब है गेम फिनिश। अब चिराग पासवान कौन सा खेल कर रहे हैं, कैसे वो वैसा खेल कर पाएंगे? देखिए, 2005 के आसपास मौका मिला था उनके पिता को, चाबी उनके हाथ में आई थी, सरकार उन्होंने नहीं बनाई। कई लोगों ने कहा समर्थन कर लीजिए, इसके बाद फिर पार्टी टूटी। ये गलती चिराग पासवान नहीं करेंगे। चिराग पासवान अगर जो चुनाव लड़ते हैं तो 35 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। पार्टी चाहती है 60, चिराग 35 में मैनेज कर लेंगे, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। 33 सीटों तक भी होता है तो सब वो एडजस्ट कर लेंगे। 33 का समीकरण क्या है? 33 सीधे सीधे सीटें हैं जहां पर चिराग पासवान ने जदयू को डैमेज किया था। यदि ये सीटें जीत जाते हैं चिराग पासवान, इसमें से एक हैंडसम सीटें भी जीत जाते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि जिस तरीके का चुनाव इस बार होने जा रहा है, इसमें पेंच फंसने की संभावनाएं प्रबल हैं। और यदि चिराग पासवान के पास चाबी आ जाती है सत्ता की बिहार के जो चुनाव के बाद, तो फिर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अपने पिता की तरह वो चूके नहीं, हो सकता है कि भाजपा को भी इसी इंतजार में हो, कुछ भी हो सकता है। हम तो बस संभावनाएं आपको बता रहे हैं।
बाकी आप अपना दिमाग भी दौड़ाइए, थोड़ा कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी राय बताइए। हमारे विश्लेषण का भी चीरफाड़ हो सकता है, वो भी कीजिए।